नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? और अगर फंसाया जा रहा है तो क्यों फंसाया जा रहा है और फंसाने वाले हैं कौन? देखिए, जस्टिस वर्मा ने इसके पीछे जो दलीलें दी हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और यह भी सच है कि जस्टिस वर्मा ने पिछले दिनों कुछ ऐसे फैसले दिए जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बेहद चुभने वाले थे। जैसे कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन पर सख्त टिप्पणी। 2022 में जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के दौरान मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी की मांग के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कहा कि सरकारें कुछ चीजों के प्रकाशन के खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। देखिए, जिस तरह से जस्टिस वर्मा के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद और पुलिस हर तरफ से तेजी दिखाई गई, वो अपने आप में बहुत सारे संदेह पैदा करने वाला है। कमाल की बात तो यह है कि राज्यसभा के उपसभापति जगदीप धनखड़ ने बिना सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक कमेटी की रिपोर्ट आए सर्वदलीय बैठक बुला ली और सुप्रीम कोर्ट की पीठ थपथपाने लगे। जले हुए नोट का वीडियो जारी करने पर चीफ जस्टिस की बलाएं लेने लगे और सब कुछ 24 घंटे के भीतर हो गया। लेकिन जस्टिस वर्मा को साजिश के तहत फंसाए जाने का सवाल आया कहां से? तो इसका जवाब है खुद जस्टिस वर्मा की तरफ से। इसके अलावा भी तमाम तबकों की तरफ से इसे लेकर संदेह के बादल उठे हैं। सच यह है कि अभी तक पक्के तौर पर कोई यह नहीं कह सकता कि जस्टिस वर्मा के घर में जले हुए नोट मिले हैं या नहीं मिले हैं। न पुलिस, न दिल्ली हाई कोर्ट, न सुप्रीम कोर्ट और न फायर ब्रिगेड। दरअसल जस्टिस वर्मा के साथ साजिश का पहला धुआं तो फायर ब्रिगेड की तरफ से ही उठा, जो 15 मार्च को उनके एक आउट हाउस में लगी आग बुझाने पहुंची थी। दिल्ली फायर सर्विसेज के चीफ अतुल गर्ग की तरफ से एक बयान आया कि हमें नहीं पता जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट मिलने की बात कहां से आई। आग बुझाने गई टीम को ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके अगले ही दिन अतुल गर्ग को सफाई देनी पड़ती है कि हमने ऐसा नहीं कहा कि वहां जले हुए नोट नहीं मिले हैं, लेकिन तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जले हुए नोट मिले ही हैं या हम इसकी पुष्टि करते हैं। शक की सुई इसलिए ज्यादा तेजी से घूमती है कि 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक हर तरफ सन्नाटा पसरा रहता है। खलबली मचती है टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपने पर। खबर छपती है 21 मार्च को। गौर कीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर छापी है उसमें भी जले हुए नोटों की तस्वीर नहीं है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े मामले में एक हफ्ते तक यही साफ नहीं है कि पैसा मिला है या नहीं मिला है। देश के कई दिग्गज कानूनविद इस बात से हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जले हुए नोटों का वीडियो क्यों जारी किया, जबकि उसकी अपनी जांच में भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं की गई है। वीडियो को देखकर कुछ समझ में नहीं आता कि यह वीडियो कहां का है, किस दिन का है, और ना ही कोई चेहरा दिखाई दे रहा है। कम से कम इस वीडियो के आधार पर तो पक्के तौर पर नहीं ही कहा जा सकता कि यह वीडियो जस्टिस वर्मा के बंगले के कंपाउंड का ही है और उसी दिन का है जिस दिन आग लगी। एक और जरूरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर आग लगी और पूरी दिल्ली में एक भी पत्रकार नहीं था जो मौके पर पहुंचा हो, जबकि ऐसी घटनाओं के समय फायर ब्रिगेड से पहले मीडिया के लोग पहुंच जाते। आखिर ये लुटियन जोन का मामला था। अब जरा 22 मार्च को जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को जो चिट्ठी लिखी है उस पर गौर कीजिए। क्या उसकी दलीलों को दरकिनार किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि मैं वीडियो देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था जो मौके पर नहीं मिला था। यह स्पष्ट रूप से मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश प्रतीत होती है। यह पूरी घटना हाल ही में हुई घटनाओं के एक क्रम का हिस्सा है जिसमें दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया पर प्रसारित निराधार आरोप शामिल है। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में एक पुराने सीबीआई जांच का हवाला देते हुए जस्टिस वर्मा को आरोपी दिखाया गया था। जस्टिस वर्मा लिखते हैं कि कथित रूप से जले हुए नोटों की कोई बोरी बरामद या जब्त की ही नहीं गई। अगर ऐसा होता तो यह हमारे परिवार या स्टाफ के सदस्यों को दिखाया तो जाता। जस्टिस वर्मा ने लिखित में कहा कि ना तो मेरी बेटी, ना ही पीएस और ना ही घरेलू कर्मचारियों को जले हुए नोटों की यह तथाकथित बोरियां दिखाई गईं। सच यह है कि जब वो स्टोर रूम में पहुंचे तो वहां कोई भी जला हुआ, अधजला या बिना जला हुआ नोट
दिखाई नहीं दिया। जस्टिस वर्मा का सवाल बहुत सीधा है, आखिर क्या वजह है कि साइट पर मौजूद किसी भी कर्मचारी या परिवार के सदस्य को नकदी या मुद्रा के अवशेष नहीं दिखाए गए। जस्टिस वर्मा ने कहा, कर्मचारियों के मुताबिक आवास परिसर से कोई भी बोरी नहीं हटाई गई। तो फिर संदेह पैदा होता है कि यह वीडियो है कहां का और इसे शूट किसने किया। अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि यह वीडियो बनाया किसने है, किसके मोबाइल में है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ साजिश के शक की पांचवी वजह, और इससे न पुलिस को इनकार है, न फायर ब्रिगेड को, न सुप्रीम कोर्ट को और न सरकार को। जस्टिस वर्मा ने लिखा, आग घर के किसी कमरे में नहीं लगी, बल्कि मुख्य आवास से अलग एक बाहरी कमरे में लगी। इस कमरे का इस्तेमाल आमतौर पर सभी लोग उपयोग में ना आने वाले फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, इस्तेमाल किए गए कालीन, पुराने स्पीकर और सीपीडब्ल्यूडी सामग्री जैसे सामान रखने के लिए करते हैं। सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी आते थे वहां। यह कमरा खुला हुआ है और मेन गेट के साथ साथ स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भी इसमें दाखिल हो सकते हैं। यह घर के अंदर का कमरा नहीं है। जस्टिस वर्मा ने दलील दी कि इस पर कौन भरोसा करेगा कि कोई आदमी स्टाफ क्वार्टर के पास एक खुले स्टोर रूम, जिसमें बंगले के कर्मचारी, सहायक, सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारी आसानी से बेरोक टोक आ जा सकते हैं, वहां बोरियों में नोट भर के रखेगा। इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज थे और कॉलेजियम का हिस्सा भी। क्या यह सामान्य लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में जस्टिस वर्मा का पहले उनकी मूल बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर देता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार इनकार कर देती है कि आप हमें डस्टबिन समझते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट आंतरिक जांच के आदेश दे देता है। इसके बाद जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा से सभी न्यायिक जिम्मेदारियां ले ली जाती हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश इस मुद्दे को उठाते हैं और जगदीप धनखड़ तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान कर देते हैं। और वो कहते क्या है? वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को निरस्त न किया होता तो चीजें अलग होती। इसके पहले धनखड़ राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एनजेएसी पर बंद कमरे में चर्चा करते हैं। तो सवाल है कि क्या जस्टिस वर्मा प्रकरण के बहाने एनजेएसी पर आगे बढ़ने की रूपरेखा तैयार हो चुकी है? सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में संसद से पास इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। उपराष्ट्रपति धनखड़ इस फैसले के मुखर आलोचक रहे। गौर कीजिए, उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के नेता के सुझाव के अनुसार वो जल्दी ही इस मुद्दे पर राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाएंगे और एनजेएसी अधिनियम के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या जस्टिस वर्मा केवल बहाना है और असल में कहीं और निशाना है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।